हेलो साथियों, नमस्कार। मैं निशांत आप सभी का तहे दिल से स्वागत, वंदन, अभिनंदन और इस्तकबाल करता हूं आपके अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म संभव एजुकेशन क्लासेस पर, इस उम्मीद के साथ कि आप जहां भी होंगे स्वस्थ, मस्त, व्यस्त, जबरदस्त होंगे, अपना और अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। तो 4 लाइनें कि मेरी खूबी पे रहते हैं यहाँ अहले जुबां खामोश, मेरी खूबी पे रहते हैं यहाँ अहले जुबां खामोश, मेरे ऐबों पे चर्चा हो तो गूंगे बोल पड़ते हैं। और ताल्लुक कौन रखता है किसी नाकाम से, लेकिन मिले जो कामयाबी तो सारे रिश्ते बोल पड़ते हैं। तो उन रिश्तों में आवाज़ भरने के लिए आपको कामयाब होना पड़ेगा, और कामयाब होने के लिए आपको करनी पड़ेगी प्रैक्टिस। और इस प्रैक्टिस सेशन के 9वें चरण में हम लोग पहुंच चुके हैं और लेते हैं अपना पहला प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उस अधिवेशन के स्थान का नाम बताइए जहां पूर्ण स्वराज को अपना अंतिम लक्ष्य घोषित किया गया था। ऑप्शन ए आपका है लाहौर, ऑप्शन बी आपका है कलकत्ता, ऑप्शन सी मुंबई, ऑप्शन डी सूरत। बताइए सर क्या होगा इसमें। देखिए, अगर हम बात करें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उस अधिवेशन का जहां पर ये लक्ष्य रखा गया था, तो आप याद करिएगा वर्ष 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन कहाँ हुआ था? लाहौर में हुआ था। और लाहौर में इसी अधिवेशन में कांग्रेस ने एक प्रस्ताव पारित करके क्या किया था? पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया था। और जवाहरलाल नेहरू, पूछा जाता है इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? अध्यक्षता किसने की थी? तो जवाहरलाल नेहरू ने इसकी अध्यक्षता की थी। और अध्यक्षता की थी इस अधिवेशन के दौरान ही 31 दिसंबर 1929 को स्वाधीनता का नया स्वीकृत तिरंगा झंडा फहराया गया था। और ये लक्ष्य रखा गया था कि 26 जनवरी 1930 को क्या करेंगे हम लोग? पहला स्वाधीनता दिवस मनाएंगे मेरे दोस्त। ये 26 जनवरी 1930 को मनाएंगे, ये कहा गया था। किस अधिवेशन में? तो लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का लक्ष्य रखा गया था। अध्यक्षता किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू ने की थी। और ये कब? 31 दिसंबर 1929 को किया गया था। बात क्लियर है? और अगर आपसे पूछे ये जगह कौन सी थी, तो लाहौर, बात यहाँ पे क्लियर हुई, लाहौर है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा? इसमें सही हो जाएगा। इतनी चीजें आपको मिल गई। एक प्रश्न आपका आता है तो आपको 4 से 5 चीजें मिलती रहती हैं। ठीक है, चलिए ना अगला प्रश्न लेते हैं। निम्न में कौन सुमेलित नहीं है? पानीपत का प्रथम युद्ध, बाबर इब्राहिम लोदी, पानीपत का द्वितीय युद्ध, टीपू सुल्तान और मराठा, हल्दी घाटी का युद्ध, महाराणा प्रताप और अकबर, और पानीपत का तृतीय युद्ध, मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच। बताओ भैया, जाहिर सी बात है पानीपत का जो पहला युद्ध हुआ था, आपको पता है ये युद्ध हुआ था 21 अप्रैल 1526 को हुआ था। बात क्लियर है? और ये इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में ही हुआ था। ठीक है, लोदी के चाचा ने इनको जो है बुलाया था, ये हुआ था। पानीपत के द्वितीय युद्ध की बात करें तो द्वितीय युद्ध जो हुआ था वो 5 नवंबर 1556 को हुआ था। कब हुआ था? 5 नवंबर 1556 को हुआ था। और किसके किसके बीच हुआ था मेरे दोस्त, मेरे भाई? ये टीपू सुल्तान और मराठा के बीच नहीं था, ये अकबर और हेमू के बीच में था। क्या? अकबर और हेमू के बीच में था। और हल्दी घाटी के युद्ध की बात करें तो हल्दी घाटी के युद्ध मेरे भाई कब हुआ था? ये हुआ था 18 जून 1576 में हुआ था। और किसके बीच? महाराणा प्रताप और अकबर के बीच हुआ था। और पानीपत का तृतीय युद्ध मेरे भाई ये हुआ था आपका 1761 में। कब हुआ था? 1761 में हुआ था। मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में हुआ था। इतनी बात क्लियर है? जिसमें अहमद शाह अब्दाली जीता था और मराठा पराजित हुए थे। बात क्लियर है? तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा आपका सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी आपका पानीपत का द्वितीय, ये वाला सही हो जाएगा। ये अकबर और हेमू के बीच में हुआ था, टीपू सुल्तान और मराठा के बीच में नहीं हुआ था। चलिए तीसरा क्या भैया? असहयोग आंदोलन क्यों बंद कर दिया गया था? चौरी चौरा घटना कारण, काकोरी घटना के कारण, लोगों की मौत के कारण, या जलियांवाला बाग हत्याकांड के कारण? देखो भैया, जो चौरा चौरी कांड था, आपको पता है ये जो चौरी चौरी घटना थी, यहाँ पे जाहिर सी बात है थाने को फूंक दिया गया था, है ना? थाने को जब फूंक दिया गया था। काकोरी घटना आपकी 1925, इसमें ट्रेन को लूटा गया था। असहयोग आंदोलन आपको पता है 1 अगस्त
1 अगस्त 1920 को ये शुरू हो गया था, ठीक है। 1920 शुरू हुआ था। आपको पता है कि चौरा-चौरी घटना जो 5 फरवरी 1922 को घटना घट गई थी, 25 में ये घटना घटी थी, ठीक है। 1925 में लोगों की मौत तो कारणता ही था, लेकिन असहयोग आंदोलन बंद करने का बेसिक कारण लोगों की मौत नहीं थी। इसमें बेसिक कारण ये था कि जो 4 या कहीं कहीं 5 फरवरी 1922 को जो चौरी चौरा की घटना हुई थी, इसके कारण जो है कांग्रेस में ही विभाजन की स्थिति आ गई थी। और इसमें ये गांधी जी ने कहा था कि इस आंदोलन के कारण, इस घटना के कारण मैं असहयोग आंदोलन बंद कर दे रहा हूं। और ये आंदोलन कब बंद कर दिया गया था इनके द्वारा? ये 12 फरवरी 1922 के द्वारा 22 के दिन इनका ये आंदोलन जो है ये बंद कर दिया गया था। इसमें पूछा जाता है आपसे, एग्जैक्ट डेट कभी कभी पूछा जाती है, तो आप इसको याद कर लीजिएगा। 4 या 5 फरवरी को 1922 को जो है, आप बेसिकली इसको मारिएगा 5 फरवरी, क्योंकि हमने वहां जो देखा है वो 5 फरवरी चौरा-चौरी में गया हुआ था, वहां पे ये लिखा हुआ था 5 फरवरी, है ना। तो 5 फरवरी आप क्लिक करिएगा, और 12 फरवरी को ये बंद कर लिया गया था। बात क्लियर है? अब जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? जाहिर सी बात है ये 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। इतनी बात क्लियर है? चलिए, इसका ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं भैया। अगला क्या है? अगला भैया, निम्नलिखित में से महात्मा गांधी का कौन सा सत्याग्रह नील कृषकों से जुड़ा था? खेड़ा सत्याग्रह, बारदोली सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह या दांडी मार्च? आपको पता है दांडी मार्च किसके लिए था? नमक कानून के लिए था, नमक कानून के लिए था। चंपारण जो खेड़ा सत्याग्रह था, खेड़ा सत्याग्रह जो था ये बेसिकली मिल मजदूरों का था, मिल मजदूरों का था, ठीक है। और बारदोली को जो सत्याग्रह था ये वहाँ की महिलाओं को द्वारा जो है, यही सरदार वल्लभ भाई जो पटेल हैं, इनको ये सरदार की उपाधि दी गई थी। 1928 में हुआ था। ये भी बेसिकली जो है महिलाओं का जो उस वक्त बढ़े हुए कर थे उसके लिए था बारदोली का सत्याग्रह। लेकिन अगर चंपारण की बात करें तो चंपारण जो ये सत्याग्रह था ये 3/20, मतलब आपके पास 20 कट्ठा जमीन है तो आपको 3 कट्ठा जो है ये नील की खेती करनी है, ये मतलब अनिवार्य कर दिया गया था। जबकि ये ऐसा हो पाना संभव नहीं था, ठीक है। और ये किसान इसकी समस्या से पीड़ित थे। तो चंपारण सत्याग्रह जो है ये 1917 में हुआ था और ये गांधी जी के द्वारा किया गया। ये पूछा जाता है कि सबसे पहला सत्याग्रह कौन सा था, तो ये चंपारण सत्याग्रह ही था। बात क्लियर है? तो आपका ऑप्शन नंबर सी इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं भैया। 5 नंबर, निम्नलिखित में कौन राष्ट्रपति के पद को शपथ दिलाता है? लोकसभा अध्यक्ष, भारत के मुख्य न्यायाधीश, भारत के प्रधानमंत्री, भारत के राष्ट्रपति। बताओ भैया, जो राष्ट्रपति है इसको कौन शपथ दिलाएगा? उपराष्ट्रपति दिलाएगा शपथ या मुख्य न्यायाधीश? प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष और प्रधानमंत्री, ये तो आप कट कर दीजिए। या तो मुख्य न्यायाधीश आएगा या फिर आपका जो है उपराष्ट्रपति आएगा। तो आपको पता है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 60 में शपथ की बात कही। इसमें क्या है? इसमें राष्ट्रपति के शपथ की बात कही गई है और ये कहा गया है कि राष्ट्रपति को जो शपथ दिलाएगा ये राष्ट्रपति हैं। राष्ट्रपति को जो शपथ दिलाएगा ये कौन होगा? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, CJI होगा, या इसकी अनुपस्थिति में वरिष्ठतम मतलब सीनियर सिटीजन जो होगा, सीनियर CJI जो होगा, सीनियर जस्टिस जो होगा वो आपका इनको शपथ दिलाएगा। बात क्लियर है? अगर बात उपराष्ट्रपति करें तो ये जो अपना त्याग पत्र देगा, राष्ट्रपति जो है जो अपना त्याग पत्र देगा वो उपराष्ट्रपति को देगा संबोधित करके, ठीक है। चलिए, तो इसमें ऑप्शन नंबर बी आपका क्या है? सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं भैया। 6 नंबर पे, भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? 9, 10, 11 या 12? बताओ भैया कितनी अनुसूचियां हैं? आपको पता है कि जो मूल संविधान हमारा था, क्या मूल संविधान जो हमारा था, तो मूल संविधान में कितनी अनुसूची थी? मूल संविधान में 8 अनुसूची ही थी। कितनी अनुसूची? 8 अनुसूची थी, ठीक है। लेकिन अभी वर्तमान में कितनी है? वर्तमान में है 12। ये हुई 12 कैसे, ये भी जान लेते हैं। जो 9वीं अनुसूची थी, कौन सी? 9वीं अनुसूची जो थी ये कब जुड़ी? ये 1951 में जुड़ी। पहले संविधान संशोधन के द्वारा इसको जोड़ा गया था, ठीक है। और उसके बाद
अगर हम बात करें 10वीं अनुसूची, तो 10वीं में क्या है, 10वीं अनुसूची में जो है ये 1985 में जोड़ी गई और इसका काम क्या था, ये बेसिकली दल बदल, 1985 दल बदल, वही कहा गया था 1/3 अगर जाएंगे तो काम हो जाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। 11वीं अनुसूची की बात करें, 11वीं अनुसूची कब आई थी, 1992 में आई थी और 93 में लागू हुई थी। ये बेसिकली पंचायत के लिए थी, किसके लिए, पंचायत के लिए थी, जिसमें कितने विषय, 29 विषय दिए गए थे पंचायत के लिए, ठीक है। और उसके बाद 12वीं अनुसूची की बात करें तो ये भी 1992 में ही आया था और इसमें किसके लिए, नगर पालिका के लिए बात की गई थी। विषय कितने, 18 विषय इनको दिए गए थे। बात क्लियर है। तो ये आपके अगर पूछा जाए कितनी अनुसूचियां हैं तो आप मारेंगे कितनी, 12 अनुसूचियां हैं। और अगर मूल संविधान में पूछेगा तो क्या बताएंगे, 8 अनुसूची बताएंगे। कितनी बात क्लियर है। चलिए साहब आगे बढ़ते हैं, 7वां प्रश्न लेते हैं। 7वां क्या भैया, भारत के संविधान की प्रस्तावना को क्या कहा जाता है, आमुख, प्रलेख, राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत, ऑप्शन डी संविधान की मुख्य विशेषताएं। बताइए भैया इसका क्या होगा। देखिए अगर हम बात करें थोड़ा सा इसका, अगर हम इंग्लिश वर्जन अगर जान लें तो बेसिकली अगर इसको संविधान की मुख्य विशेषताएं तो आप कहेंगे मेन फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत कहेंगे तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसको DPSP कहा जाता है। प्रलेख की बात करें तो ये होता है डॉक्यूमेंट, क्या होता है, डॉक्यूमेंट होता है। और आमुख की बात करें तो ये होता है प्रीएम्बल, ठीक है। तो आप बता दीजिए अब क्या है। अब तो आपको दिख गया होगा ना, ऑप्शन ए संविधान की प्रस्तावना आमुख, इसमें होगा प्रीएम्बल होगा आमुख। ये आप शब्द याद रख लीजिए, यह होगा तो जाहिर सी बात है बहुत लोगों को आ रहा होगा, लेकिन बहुत लोग इसको गलत कर दिए होंगे, ठीक है। चलिए, लोकसभा के चुनाव की अर्हता प्राप्त करने के लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए, 25 साल, 35 साल, 21 साल या 30 साल। बताओ भैया, इधर शुरू करते हैं। 30 साल किसके लिए भैया, तो 30 साल की बात करें तो जो या तो आप राज्यसभा किसके, या तो आप राज्यसभा के सदस्य चुने जाएं, है ना, या तो आप राज्यसभा के सदस्य चुने जाएं, या फिर आप अगर राज्य की बात करते हैं तो विधान परिषद के सदस्य चुने जाएं, तो आप जो है ये 30 साल एज होनी चाहिए। 21 साल अगर आप ग्राम प्रधान चुने जा रहे हैं, क्या ग्राम प्रधान, है ना, तो आप 21 साल होना चाहिए। 35 साल की बात करें तो अगर 35 साल तो आपके राष्ट्रपति कौन, यहाँ पे आप राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट आप कह सकते हैं, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट किसके, इंडिया के, उनकी 35 साल होनी चाहिए। 25 साल की बात करें तो मामूली एक सांसद बनने के लिए, किसके लिए, विधानसभा, जैसे आपको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनना है ना, या आपको मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली MLA या MP बनना है, तो आपको 25 साल न्यूनतम एज होनी चाहिए। पूछा क्या है, लोकसभा का चुनाव, तो जाहिर सी बात ऑप्शन नहीं सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं भैया, आगे 9 नंबर, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार की अवधारणा का स्रोत है, USA, तत्कालीन USSR, UK, जापान। बताओ भैया इसका क्या सही आंसर होगा, इसका क्या सही जवाब होगा, इसका जवाब दीजिए। देखिए अगर हम बात करें जापान की, तो जापान में एक चीज़ बड़ी फेमस है, जैसे जो आपका अनुच्छेद 21 है, अनुच्छेद 21, इसमें एक शब्द है प्रोसीजर, इस्टेब्लिश बाय लॉ, मतलब विधि का समान, मतलब ऐसे करके है, प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ। तो ये हो गया। हम यूके की बात करें, यूके से बहुत सारी चीज़ें ली गई हैं, ठीक है। अगर हम यूके की बात करें, जैसे ब्रिटेन की संविधान संसदीय शासन से लेकर संसदीय विशेषाधिकार, सारी चीज़ें यहीं से ली गई हैं, है ना। संसदीय विशेषाधिकार, आप बेसिकली सबसे ज़्यादा पूछा जाता है एकल नागरिकता आपसे पूछा जाता है, ये आपकी यहीं से लिया गया है, ठीक है। अगर हम बात करें जो है यहाँ पे USSR की बात करें, तो जो USSR है यहाँ पे आप देखेंगे जैसे अब USSR है, तो यहाँ पे आप जो हमारे यहाँ मूल कर्तव्य जोड़ा गया है, क्या, जो फंडामेंटल ड्यूटीज FD जो हमारे यहाँ फंडामेंटल ड्यूटीज जो है, ये बेसिकली कहाँ से हैं, ये तो USSR से ही लिए गए हैं, ठीक है, ये यहीं से लिए गए हैं। अब बात करें US से बोले तो आपका अमेरिका, है ना। अमेरिका से क्या भैया, तो सबसे पहले जाहिर सी बात है फंडामेंटल राइट FR, पहला यही लिया गया है। उसके बाद जो है न्यायिक पुनर्विलोकन का सिद्धांत, है ना, जो 100 नहीं होता है अभी, जैसे बीएड का भी आया है, तो बीएड में लोग कह रहे हैं रिव्यू पिटीशन डालने के लिए, क्या, रिव्यू पिटीशन RP डालने के लिए रिव्यू पिटीशन, तो बेसिकली न्यायिक पुनर्विलोकन सिद्धांत जो है वो अमेरिका से लिया गया है, संविधान में रखा गया है। ये आपका 137 में है, ठीक है, तो आप ऐसे समझ लीजिए। उसके बाद अगर बात किया जाए तो राष्ट्रपति का निर्वाचन, और उन पर जो निर्वाचन के साथ साथ मतलब सिलेक्शन के बाद
सिलेक्शन से ज़्यादा बाद महाभियोग तक ये जो है यूएसए से लिया गया है। तो इसमें मौलिक अधिकार की अवधारणा है, तो यूएसआर से फंडामेंटल ड्यूटीज है ना, इसलिए इसको आप कंफ्यूज मत होइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 10वें नंबर पे। 10वां नंबर क्या भैया, भारतीय संविधान की स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्श कहाँ से लिए गए थे? फ्रांसीसी क्रांति, ग्रीक क्रांति, रूसी क्रांति या अमेरिकी क्रांति, है ना। तो अमेरिकी क्रांति बेसिकली आपको बताएं, अमेरिकी संविधान लिखा हुआ है, तो अमेरिका संविधान सबसे छोटा संविधान है, सबसे छोटा संविधान है ये, ठीक है। रसिया के संविधान से हमने ऐसे जो अभी बताया हमने आपको, तो फंडामेंटल ड्यूटीज दी गई है। ग्रीक के संविधान से कुछ नहीं। फ्रांसीसी संविधान, दरअसल ये हुआ क्या कि जो स्वतंत्रता समानता, ये फ्रांस में क्रांति हुई थी 1897 में। 1897 में जो क्रांति हुई थी, इसमें स्वतंत्रता, बहुत कहानी, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, मतलब किसी भी राष्ट्र को एकता के सूत्र में पिरोने के लिए ये तीन कॉन्सेप्ट काफ़ी हैं। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। किसी को स्वतंत्रता प्राप्त है तो उसको समानता चाहिए, और अगर बंधुत्व के साथ रहे तो सब, हमको लगता है कि परिवार हो या राष्ट्र हो या फिर आप किसी भी संबंध में हो तो आपका ये बढ़िया रहता है। तो ये बेसिकली कहाँ से लिया गया था? फ्रांसीसी क्रांति से लिया गया था। ऑप्शन ए इसका सही है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं भैया 11 नंबर। निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है? त्रिस्तरीय सरकार, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, राजनीति के निश्चित सिद्धांत और सबसे छोटा लिखित संविधान। देखिए अगर बात करें सबसे छोटे लिखित संविधान की, तो ये तो असंभव है। हमारा संविधान बेहद ब्रॉड है, ठीक है। इसमें आप ऐसे समझिए कि हमारे संविधान में अगर संविधान की बात करें तो आपके 395 अनुच्छेद हैं, 22 भाग हैं। क्या है? 22 भाग और 12 अनुसूची। क्या 12 अनुसूची? तो इतना इसे छोटा मोटा संविधान तो है नहीं, तो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं भैया 12 नंबर। 12 नंबर में क्या भैया, कैबिनेट मिशन योजना के तहत गठित अंतरिम सरकार का नेतृत्व किसने किया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, राजगोपालचारी। बताओ भैया कौन किया था ये? नेतृत्वकर्ता कौन थे इसमें? तो जाहिर सी बात है, अगर बात करें अंतरिम सरकार की, तो इसमें जवाहरलाल नेहरू जो थे वो चुने गए थे, पीएम प्रधानमंत्री चुने गए थे, ठीक है। और जो प्रधानमंत्री के पद के साथ साथ राष्ट्रमंडल संबंध और विदेशी मामले भी इनके पास थे, ठीक है। लेकिन अगर बात करें यहाँ पे सरदार वल्लभ भाई पटेल की, तो सरदार पटेल जो थे यह गृह सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय इनके पास था, ठीक है। राजेंद्र प्रसाद की बात करें तो राजेंद्र प्रसाद के पास जो है खाद्य एवं कृषि था, खाद्य एवं कृषि डिपार्टमेंट जो था वो राजेंद्र प्रसाद के पास था, ठीक है। राजगोपालचारी के पास जो था वो शिक्षा मंत्रालय था। क्या? शिक्षा मंत्रालय। ये जो है शिक्षा मंत्रालय श्री राजगोपालचारी के पास था। इतनी बात क्लियर है। तो इसमें देख लीजिए अंतरिम सरकार का नेतृत्व किसने किया था? जाहिर सी बात जो प्रधानमंत्री होगा वही अंतरिम सरकार का नेतृत्व करता होगा। ऑप्शन बी इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं भैया 13 नंबर। पंचायतों को संवैधानिक दर्जा अनुच्छेद किस अनुच्छेद के तहत दिया गया था? इसमें कुछ सोचना ही नहीं है, आपको रट लेना है कि पंचायतों के बारे में कभी भी बात होगी तो आप ऑप्शन नंबर सी 343 मारेंगे। इसमें कुछ सोचना ही नहीं है। ये किसके द्वारा संभव हुआ? तो 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा संभव हुआ। और ये कहा गया कि जैसे नगर पंचायत को संवैधानिक दर्जा 74वें के द्वारा दिया गया था, लेकिन 73वें के द्वारा ये कहा गया था कि 243 त से लेकर के 243 के क से लेकर के 243 ड़ तक ये जो है किसकी बात की जाएगी? ये की जाएगी ग्राम पंचायत की। किसकी? ग्राम पंचायत की बात की जाएगी। मामला क्लियर है। तो अनुच्छेद 2 जब भी आएगा पंचायत की बात होगी, अनुच्छेद 243 मार देंगे आप। और यहीं पे अगर नगर पालिका की बात करते हैं, किसकी? नगर पालिका, कुछ भी आएगा तो 243 मारने में संकोच न करना। नगर पालिका जो है 243 त से लेकर के 243 या 6 तक जो है ये नगर पालिका है। बात क्लियर है। और ये हुआ था 74वां संविधान संशोधन। ये भी 1992 में लागू हुआ आया था, लेकिन लागू हुआ 94 में। बात क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बताओ भैया वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? दिल्ली में है, देहरादून में है, भोपाल में है या मुंबई में है? देखिए इसमें दिमाग अब लगाइए। अगर हम इसकी बात करें, जैसे
तो दिल्ली में तो कोई अनुसंधान रहेगा नहीं, भोपाल में भी नहीं रहेगा, मुंबई में। इसमें आपका देहरादून जो है ये राइट, देहरादून है कहाँ, तो ये बेसिकली उत्तराखंड में है। कहाँ पे है? उत्तराखंड में है। और इसकी जो स्थापना की गई थी वो 1878 में जो है 1878 ईस्वी में एक वन विद्यालय के रूप में हुई थी। किस रूप में? वन विद्यालय के रूप में हुई थी। वन विद्यालय के रूप में इसकी स्थापना हुई थी। बाद में इसका नाम चल करके इसका नाम इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट 1906 में कर दिया गया। भाई अगर आपसे पूछे 1906 में क्या था, तो आप इसको कहिए इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है। लेकिन बाद में 1991 में इसका नाम जो है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा इसे डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा दे दिया गया और अभी वन अनुसंधान संस्थान ये हो गया। बात क्लियर है? तो आपका ऑप्शन नंबर बी क्या है, सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर, इसमें क्या भैया, भारत में एक वित्तीय वर्ष की अवधि है 1 जनवरी से 31 दिसंबर, 1 मार्च से 30 अप्रैल, 1 अप्रैल से 31 मार्च, इनमें से कोई नहीं। बताइए भैया इसका क्या होगा? इसका क्या होगा? देखिए अगर हम इसमें बात करें तो जो वित्तीय वर्ष की बात है तो वैसे वित्तीय वर्ष जो है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। इसमें ऑप्शन नंबर सी आपका सही है, ठीक है। रिजर्व जो इसमें है, रिजर्व बैंक का लेखांकन जो होता है वो बेसिकली 1 अप्रैल से 31 मार्च तक ही होता है। तो इसलिए जो है जो वित्तीय वर्ष की अवधि है 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक ही रखी गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 16 नंबर में क्या भैया, बंदी प्रत्यक्षीकरण भारतीय संविधान के किस भाग से संबंधित है? प्रस्तावना से, मौलिक कर्तव्य से, मौलिक अधिकार से, राज्य के नीति सिद्धांत से। बताओ भैया, बंदी प्रत्यक्षीकरण जाहिर सी बात है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 में क्या कहा गया है? 32 में 5 प्रकार की रिट जारी करने की शक्ति गई है, तो उसमें एक रिट जो है बंदी प्रत्यक्षीकरण की भी है, ठीक है। तो ये बेसिकली अनुच्छेद 32 में कवर होता है। तो प्रस्तावना, मौलिक कर्तव्य आपका 51 क में है, 51 1 क में है। मौलिक अधिकार आपका 12 से लेकर के 35 तक है और नीति सिद्धांत 36 से लेकर के 51 तक है। तो आप देख लीजिए 32 किस में आएगा? मौलिक अधिकार में आएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या है, सही हो जाएगा आपका, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 17 नंबर क्या भैया, निम्नलिखित में से किस स्थान पर भागीरथी और अलकनंदा नदी मिलकर गंगा नदी का निर्माण करते हैं? बताओ भैया कहाँ पे मिलती है ये कहाँ पे मिलती है, ठीक है। देखिए अगर यहाँ पे जैसे एक तरफ मान लीजिए भागीरथी यहाँ से आ रही है और अलकनंदा नदी यहाँ से आई और ये मिली, तो यही क्या है, ये संगम हुआ, ठीक है। और ये संगम जो कहलाता है वो कहलाता है देवप्रयाग। क्या कहलाता है भैया? देवप्रयाग कहलाता है। और इसी देवप्रयाग है ना, देवप्रयाग में गंगोत्री से आने वाली भागीरथी नदी और बद्री धाम से, जैसे यहाँ से गंगोत्री है, गंगोत्री से आने वाली आपकी भागीरथी नदी और बद्रीनाथ धाम, जहाँ पे बद्रीनाथ का मंदिर है, बद्रीनाथ धाम से आती है आपकी अलकनंदा, यह संगम होता है। और देवप्रयाग से यह नदी जब आगे बढ़ती है मैदानी इलाके में, तो यह किसके नाम से जानी जाती है? यही नदी गंगा के नाम से जानी जाती है। देवप्रयाग को ऋषि देव शर्मा के नाम से भी जाना जाता है, जो देवप्रयाग, चूंकि जिन्होंने यहाँ तपस्या करके भगवान के दर्शन किए, रुद्रप्रयाग, जैसे अब यहाँ पे आपको ऑप्शन जिसे मिला है रुद्रप्रयाग, तो रुद्रप्रयाग जो है ये बेसिकली अलकनंदा और मंदाकिनी, जब यहाँ अलकनंदा और मंदाकिनी यहीं मिल जाती हैं तो ये बेसिकली इसके लिए होता है रुद्रप्रयाग। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर जो है बी क्या होगा, सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 18 नंबर में क्या भैया, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? राजस्थान में स्थित है, असम में स्थित है, आंध्र प्रदेश में स्थित है या कर्नाटक में स्थित? बांदीपुर बताओ कहाँ पे है, बांदीपुर कहाँ स्थित है और इसकी स्थापना कभी, तो सब इसमें नोट करिए। देखिए अगर हम बात करें बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान की, तो जो इसकी स्थापना है 1974 में की गई थी। और जो इसका क्षेत्रफल अगर आपसे पूछे, क्या अगर आपसे इसका क्षेत्रफल पूछ ले, तो ये 874 वर्ग किलोमीटर है। बात क्लियर है। और ये बांदीपुर है कहाँ पे, तो बेसिकली बांदीपुर है स्थित कर्नाटका में। तो इसका आपका ऑप्शन नंबर डी क्या है, सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं भैया। 19 नंबर पे क्या, 19 नंबर, निम्नलिखित में से कौन वायु प्रदूषक नहीं है? कणिकीय पदार्थ, ऑक्सीजन, सल्फर डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड? बताओ भैया इसमें क्या सही होगा, कौन वायु प्रदूषक नहीं है? देखिए अगर हम बात करें कणिकीय पदार्थ की, तो ये भी जाहिर सी बात है वायु प्रदूषक तो है ही है। सल्फर डाइऑक्साइड, इन्हीं की वजह से जो लाल किला है, जो ताजमहल, इसका रंग जो है बदल रहा है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जाहिर सी बात है N2O,
अगर आप ज़्यादा कर लेंगे तो आप बेहोश हो जाएंगे। तो इसमें आपका वायु प्रदूषक पूछ रहा कौन नहीं है, तो आपकी है कौन, ऑक्सीजन, O2 इसको बोलते हैं। ऑक्सीजन जो है ये वायु प्रदूषण नहीं है ना। जैसे वायुमंडल विभिन्न प्रकार के गैसों का एक मिश्रण है। इसमें मनुष्यों और जंतुओं के जीवन के लिए आवश्यक गैसें जैसे ऑक्सीजन तथा पौधों के जीवन के लिए कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है। ऑक्सीजन वायु प्रदूषक गैसें नहीं है, अपितु वायु का संगठक गैस है। वायु प्रदूषक गैसों में सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और आपका जो है कणकीय पदार्थ सब सम्मिलित है। बात क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अंतिम प्रश्न लेते हैं अपना 20 नंबर, है ना। 20 नंबर में क्या भैया, किस रक्त समूह को सार्वत्रिक दाता कहा जाता है? ऑप्शन ए रक्त समूह ए, ऑप्शन बी रक्त समूह बी, ऑप्शन सी रक्त समूह ए बी, ऑप्शन डी रक्त समूह ओ। बताओ भैया, इसको सार्वत्रिक दाता मतलब ये क्या है? सबको देता है। पहले आप आ जाइए रक्त प्रणाली, क्या रक्त प्रणाली पे थोड़ा सा रिसर्च कर लेते हैं हम लोग। रक्त प्रणाली, अब इसकी बात करें खोज, तो भैया खोज कौन किया था? ये सन 1900 में जो है ये कार्ल लैंडस्टीनर, कौन? कार्ल लैंडस्टीनर ने जो है इसकी खोज की थी, ठीक है। और इन्होंने कहा कि रक्त समूह कितने प्रकार के? 4 प्रकार के रक्त समूह के बारे में इन्होंने चर्चा की थी। कौन कौन सा? एक ए, एक बी, एक ए बी और एक ओ। ये 4 रक्त समूह जो है ये इनकी चर्चा इन्होंने की हुई थी। बात क्लियर है। अब इसमें इन्होंने जो रक्त समूह का यह वर्गीकरण मुख्य रूप से लाल रक्त कोशिकाओं और प्लाज्मा में एंटीजन और एंटीबॉडी के आधार पर किया गया था। इतनी बात क्लियर है। रक्त समूह, जैसे अब इसमें आगे बात करें तो अब इसमें जो रक्त समूह ओ होता है इसमें जो है ना तो एंटीजन है और ना ही, मतलब ना तो एंटीजन है, एंटीजन और ना ही एंटीबॉडी है। ना तो एंटीजन है और ना ही एंटीबॉडी है, तो आप समझ सकते हैं कि इसमें जो है, ठीक है, ओ रक्त समूह में ना तो एंटीजन ना ही सॉरी एंटीबॉडी तो होनी जरूर बहुत जरूरी है। ना तो एंटीजन है, एंटीजन ए है और ना ही एंटीजन बी है। अच्छा भैया, जब एंटीजन ए और बी दोनों नहीं रहेगा तो बेसिकली बात है इसमें जो है एंटीबॉडी पाई जाएगी। एंटीबॉडी किसकी रहेगी? तो इसमें एंटीजन अगर गायब है तो एंटीबॉडी जो है ए और बी दोनों की उपस्थित रहती है, ठीक है। इसलिए रक्त समूह जो ओ है इसको ओ को क्या कहा जाता है? सर्वदाता। क्या कहा जाता है? सर्वदाता कहा जाता है। जो ओ होता है वो सबको दे सकता है लेकिन सबका ले नहीं सकता। क्यों? क्योंकि एंटीबॉडी तो सम्मिलित है ना, एंटीबॉडी इसके पास भी, एंटीबॉडी इसके पास भी है, ठीक है। अब ए बी के भी समझान लीजिए। रक्त समूह ए बी जो होता है इसमें आप समझिए यही ऐसा ग्रुप है, जैसे मेरा ब्लड ग्रुप जो है वो ये वाला है, ए बी वाला है। मतलब मैं सबको दे सकता हूँ, किसी का सॉरी मैं सबसे ले सकता हूँ। ये यूनिवर्सल लेने वाला है। अगर बात करें जैसे इसमें क्या पूछो सर्वत्रिक दाता, तो इसमें दाता की बात करें तो ओ हो जाएगा। और सर्वत्रिक लेने वाला मतलब मैं नहीं होता भिखारी टाइप का, तो ये ऐसा आदमी है किसी से ले सकता है। और ये है राजा, मतलब ये आपका ओ जो है, ओ जैसे नहीं होता ओ, तो ओ राजा है। राजा क्या करता है? सबको देता है। और ए बी हमारा जैसे ब्लड ग्रुप जो है ए बी है, तो मैं क्या करता हूँ? मैं खून देता रहता हूं। और बेसिकली अगर बात करें तो मुझे अगर कभी जरूरत पड़ जाए तो मैं जो दे रहा हूं सबसे ले भी सकता हूं। कोई ये नहीं कह सकता भाई मेरा ब्लड ग्रुप है ऐसा, तुमको नहीं दे पाऊंगा। भैया हम हैं भिख मंगे, हमको सब चाहिए, तो हम जो है ए बी वाले हैं, ठीक है। ऐसे आप याद कर लीजिए। तो इसमें सर्वत्रिक दाता पूछा, रक्त समूह ओ आपका क्या होगा? सही हो जाएगा। तो आज की क्लास मेरे भाई यहीं तक। उम्मीद है आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा, और नया सीखने को मिला तो प्लीज आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लिया करें, अपने दोस्तों तक शेयर कर दिया करें, ठीक है मेरे भाई। बहुत बहुत धन्यवाद।